नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो एक नज़र इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर, जिन खबरों पर आज हमारी नज़र बनी रहेगी। और छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है। बताएंगे इस बार कैसा होगा लॉकडाउन। वहीं कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार पहुंच चुका है। तो कोरोना काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अभी भी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। वहीं बस्तर को आज हवाई सेवा की सौगात मिली। तो कोरोना काल में नवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जाएगा और प्रदेश में बारिश को लेकर कहां-कहां येलो अलर्ट जारी है, इस पर भी बात करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बर्खास्त सहायक आरक्षक की हत्या कर दी गई। तीर से हमला कर हत्या कर दी गई है। बर्खास्त सहायक आरक्षक का नाम है बज्जी अटामी। जी हां, नक्सलियों द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहिका गांव की पूरी घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। एसपी कमलोचन कश्यप ने इस घटना की पुष्टि की है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहिका गांव की पूरी घटना, जहां पर बर्खास्त सहायक आरक्षक की हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हैं। मुकेश, बर्खास्त सहायक आरक्षक की किसी से क्या रंजिश थी? पूरी खबर जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आरक्षक है, दरअसल ये बेदरे थाने में पदस्थ रहा। इसी दौरान 2.5 महीने पहले नशे की हालत में इसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद इसे बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद ये भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के चिहिका गांव में इसका जो निवास है वहां रह रहा था। मगर बीती रात तीर से हमला कर इसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ से जो पुलिस की टीम है वो रवाना कर दिया गया है। घटनास्थल पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। क्योंकि माओवाद प्रभावित इलाका है, इस वजह से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो हत्या की गई है वो माओवादियों द्वारा हत्या की जा सकती है। हालांकि अलग अलग एंगल से आपसी रंजिश भी हो सकता है, तो पुलिस अलग अलग एंगल से जो है तफ्तीश कर रही है। और कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद जिस तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब कहा जा सकता है कि हत्या किन कारणों से की गई है या फिर किन्होंने की है। जी कमरुद्दीन, पुलिस इस हत्या को किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि आशंका तो है कि इसकी नक्सलियों ने हत्या की होगी। जी देखिए, आपको बता दूं कमरुद्दीन, पिछले 1 महीने में यदि माओवादियों द्वारा हत्या की गई है तो ये 9वीं हत्या होगी। दरअसल माओवादी अब अपनी रणनीति में तब्दीलियां लाए हैं। पुलिस पे अलग तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है आम लोगों को या फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो पुलिस एक एंगल ये भी देख रही है कि हो सकता है कि ये माओवादियों द्वारा ही हत्या की गई है। और दूसरा, आपसी रंजिश भी हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल से या फिर जो मृतक है उसके शव के नजदीक से किसी भी तरह का माओवादी पर्चा नहीं मिला है। माओवादी जब भी हत्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बर्खास्त सहायक आरक्षक की यहाँ पर हत्या हुई है और आशंका है कि नक्सलियों ने इनकी हत्या की होगी। और अब बात बस्तर की, जहां से हवाई सेवा का आज से शुभारंभ हो गया। एयरलाइंस एयर का विमान हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचा, जहां विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने यात्रियों से बात की और उन्हें बधाई दी। एयरलाइंस एयर का 72 सीटों वाला ATR विमान हैदराबाद से सुबह 9:50 पर उड़ान भरकर 11:15 बजे जगदलपुर पहुंचा और जगदलपुर से सुबह 11:55 पर उड़कर 1 बजे रायपुर पहुंच चुका है। रायपुर से दोपहर 1:40 पर उड़ान भरकर सीधे दोपहर 2:45 पर जगदलपुर पहुंचेगा। फिर से जगदलपुर से दोपहर 3:25 पर उड़ान भरकर शाम 4:50 पर हैदराबाद पहुंचेगा। इस तरह लोग अब राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर 1 घंटे में तय कर पाएंगे। पहली बार 14 जून 2018 को रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन एयर ओडिशा इस रूट पर विमान का संचालन नहीं कर पाई। एयर ओडिशा ने 8 अक्टूबर 2018 को आखिरी बार उड़ान भरी थी। अब एक बार फिर हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। बस्तर के विकास के गाथक एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू
उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। इसमें 72 सीटें वाली हवाई जहाज़ की शुरुआत की गई है, जो यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। 12:30 बजे वापस हैदराबाद के लिए विमान रायपुर से प्रस्थान करेगा। बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमान की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग एलायंस एयर के वेबसाइट ऐप एवं टिकट काउंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर केवल 1405 रुपये और जगदलपुर से रायपुर के टिकट 1270 रुपये मात्र है। मुझे उम्मीद है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से ही इस क्षेत्र में टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ेगी। वैसे भी चित्रकूट वाटरफॉल्स एवं छत्तीसगढ़ के यूनिक कल्चर का अपना अलग ही अट्रैक्शन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, अलायंस है और अन्य सभी को जिन्होंने इस पहल को संभव बनाया, उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अब बात लॉकडाउन रिटर्न्स की करेंगे। रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक 1 सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह शाम 1.5 घंटे की छूट रहेगी। इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पेट्रोल दिया जाएगा। के मेन मार्केट एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहां पर अभी फिलहाल आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो आज रात 9 बजे के बाद दिखाई नहीं देगी। सड़कों में जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। आज रात 9 बजे से ये तमाम गतिविधियां रुकेंगी और अभी मार्केट में जो हलचलें नजर आ रही है, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि लोग अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट का रुख किए हुए हैं। और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे आप सब्जी मार्केट चले जाएं या अन्य सामानों की दुकान में, किराना दुकानों का स्टोरेज करने में लोग लगे हुए हैं और यही वजह है कि फिलहाल सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन आज रात 9 बजे के बाद ये भीड़ दिखाई नहीं देगी और आने वाले रविवार तक इसी तरह से सन्नाटा दिखाई देगा। जो सड़क पर हलचल अभी दिखाई दे रही है, ये हलचल दिखाई नहीं देगी। और एक तरह से लॉकडाउन इससे पहले भी लगा गया है, लेकिन बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फिर एक बार रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न नजर आएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर में आज रात से लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान 1 सप्ताह तक लोगों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। ऐसे में लॉकडाउन से ठीक पहले पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ नजर आई। ये देखिए आप। रायपुर में टोटल लॉकडाउन लग रहा है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल पंपों में जो भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आम जनता को पेट्रोल नहीं मिलेगा और इसीलिए ये कतारें आपको दिखाई दे रही होंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ी कतार इसलिए भी है कि पेट्रोल स्टोर कर सके। हालांकि आप देखिए कि बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी टोटल लॉकडाउन के दौरान रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जो पेट्रोल डलाए जा रहे हैं वो क्यों डलाए जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, घर से बाहर निकलने पर तो पाबंदी है जी। अब लॉकडाउन लगने वाला है तो डलवाना पड़ेगा ना, डलवा के रखना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान तो बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। फिर ये पहले के लिए डलवा दे रहे हैं। पहले के लिए जिस तरह से ये बता रहे हैं कि सतर्कता बरतते हुए अपने गाड़ी में स्टोर कर रहे हैं पेट्रोल, और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। भाई साहब, लॉकडाउन में निकलने पर बाहर पाबंदी रहेगी, फिर पेट्रोल इसीलिए स्टोर कर रहे हैं। पेट्रोल इसके बाद मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम पहले से पेट्रोल का अरेंज कर रहे हैं।
पेट्रोल का अरेंजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। और क्योंकि आपको बता दें कि इस बार का जो लॉकडाउन है ये काफी सख्त होगा, आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और एक तरह से जब लोगों के बाहर निकलने पर ही पाबंदी रहेगी तो इस तरह से पेट्रोल को स्टोर करके रखना भी एक तरह से समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का के पैनिक लोग हो रहे हैं उसके बाद से ये स्थिति बनी है कि सभी पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो रायपुर में आज रात से लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान एक सप्ताह तक लोगों को सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। ऐसे में लॉकडाउन से ठीक पहले सब्जियां खरीदने के लिए रायपुर के थोक सब्जी मार्केट डूमर तराई में लोगों की भारी भीड़ रही। रायपुर में आज रात से लॉकडाउन एक बार फिर से लग रहा है और उसके मद्देनजर आप देखिए कि थोक बाजार में फिर एक बार सब्जी खरीदने वालों की भीड़ बढ़ी है। हालांकि आज रायपुर में बारिश हो रही है लेकिन सुबह से आप देखिए कि लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा है। वो इसलिए भी क्योंकि सब्जी जो है वो भी एक सप्ताह तक लोगों को नहीं मिलेगी और यही वजह है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर खरीदी के लिए थोक मंडी में पहुंचे हुए हैं और इसलिए यहाँ पर एकाएक जो भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। और क्योंकि बारिश भी हो रही है, बारिश का भी असर है, बावजूद इसके यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या कितना रेट अभी क्या है? 5 भैया 8। तो बेचोगे कितने में इसको? नहीं, अपने काम के लिए, घर के लिए लेके जा रहे हो? घर के लिए। तो ये देखिए आप कैरेट भर टमाटर जो है ये घर के लिए लेकर के जा रहे हैं, लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। लॉकडाउन है इसलिए पूरी व्यवस्था पहले से कर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल लॉकडाउन भी है और सब्जियां लोगों को मिलेगी नहीं और इसलिए लोग ज्यादा बड़ी मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं और यही वजह है कि मार्केट में लोगों की भीड़ भी बढ़ी है और साथ ही साथ सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से देवव्रत भगत जुड़ चुके हैं जो लगातार इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देवव्रत भगत, अब रात 9 बजे से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि लोग अभी से भागम भाग कर रहे हैं, पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जियां इकट्ठी की जा रही हैं। जानना चाहूंगा प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कैसी हैं तैयारियां? जी, हर बार के लॉकडाउन से ज्यादा सख्ती इस बार दिखाई देगी। जिस तरह से रायपुर कलेक्टर ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पुलिस ने भी पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि पूरी तरह से घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इस बीच कुछ परीक्षाएं भी हैं, क्लैट के एग्जाम्स होने हैं, नेट की परीक्षाएं भी होने वाली है, लिहाजा जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है और इसको लेकर के कुछ रियायतें भी फिलहाल कलेक्टर द्वारा दी गई है कि अगर किसी को परीक्षा हॉल तक जाना है या फिर कोविड टेस्ट कराने जाना है ऐसे में उन्हें पेट्रोल दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो आम जनता है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हर बार के लॉकडाउन में ये देखा जाता था कि जो आवश्यक सामग्रियों की लिस्ट होती थी उसमें दूध तो होता ही था लेकिन साथ ही साथ सब्जियों को भी रखा जाता था। लेकिन इस बार सब्जियां भी एक हफ्ते तक लोगों को नहीं मिलेंगी और जिस तरह से सभी जिलों को जो है सील कर दिया गया है, जो भी कई जिले के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर सील किया गया है और ये भी लोगों को कह दिया गया है कि इस बार सख्ती भी ज्यादा बरती जाएगी। लिहाजा क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में फिलहाल सरकार के पास एक ही चारा है और वो है लॉकडाउन और इसलिए शायद ये लॉकडाउन इस बार लगाया जा रहा है और एक बार फिर से रायपुर शहर समेत जो आसपास के जिले हैं वहां पर लॉकडाउन रिटर्न की तरह से इसे देखा जा रहा है। देखना ये होगा कि इस पर कोरोना कितना कंट्रोल हो पाता है, लेकिन ये एक तरह से कोशिश है फिलहाल प्रशासन की कि किसी तरह से कंट्रोल पाया जाए और लगातार अपीलें की जा रही हैं। प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी, लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब ज्यादा हम सख्ती बरतते हैं तो जिम्मेदारियां भी हमारी उतनी बढ़ जाती हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा प्रशासन के लिए इस बार के लॉकडाउन को सफल बनाना?
जी देखिए, बिल्कुल, और लोगों में एक तरह से पैनिक वाली स्थिति भी हो जाती है। ये समझने वाली बात है यहाँ पर सरकार के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए भी, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से आज रात से लगना है, लेकिन हमने पैनिक स्थिति देखी जब लोग सब्जी स्टोर करने के लिए थोक मंडी तक पहुंच गए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आए। मार्केट में लोगों की भीड़ नजर आई, पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें नजर आई, जिससे ये समझ में आता है कि लोग पैनिक हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट है कि लोग भीतर अगर अभी से कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे हैं, और तभी हम देख पा रहे हैं कि अभी से लोग कितना दौड़ भाग कर रहे हैं मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका। बढ़ते आगे बात करेंगे सूरजपुर की, जहां भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 सितंबर तक रात 9 बजे से 1 अक्टूबर तक पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जहां कंटेनमेंट जोन के दौरान लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, ऐसे में जिले की सभी सीमाएं बंद रहेंगी। वहीं अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाएं बंद रहेंगी। जिले में 528 मरीजों का इलाज जारी है, वहीं 6 संक्रमितों की जान जा चुकी है जिले में। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, बात करेंगे नवरात्रि की। जी हां, छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 5 फीट, पंडाल का आकार 15x15 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए जगह नहीं होगी। पंडाल में 20 से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले समिति या व्यक्ति को 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। अगर पूजा स्थल पर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो इलाज का खर्च समिति उठाएगी। किसी भी तरह के भोग भंडारे का आयोजन नहीं होगा। मूर्ति विसर्जन में 1 से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी। जगराता या सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी इजाजत नहीं मिलेगी। डीजे बजाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। मूर्ति स्थापना के लिए निगम से इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया है। और बात संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की, जहां पर आज भी लगातार हड़ताल जारी है। तीसरा दिन है आज और ये लोग नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी की भी ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की जो अपील थी वो फिलहाल बेअसर होती जा रही है, क्योंकि आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि जब कोरोना काल चल रहा है तो उनको सेवाएं देनी चाहिए और सेवा से बड़ा और कोई धर्म आखिर क्या हो सकता है। हालांकि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का दावा किया था कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए मौके पर चौका मारने की कोशिश की जा रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से। और हड़ताल का आज तीसरा दिन है जॉब सिक्योरिटी और स्थायीकरण की मांग को लेकर। खबर बलौदाबाजार से, जहां एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन। सीएचएमओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने नोटिस जारी किया है। कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का नोटिस सीएचएमओ खेमराज सोनवानी की तरफ से जारी किया गया है। अब देखते हैं इस नोटिस का इन कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है, क्या वो अपना हड़ताल खत्म करते हैं। लेकिन आपको बता दें ये बेमियादी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन, इंडेफिनिट, इसकी कोई समय सीमा नहीं कब खत्म होगी, लेकिन फिलहाल इसीलिए अल्टीमेटम दे दिया गया है कर्मचारियों को 24 घंटे का और हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का नोटिस सीएचएमओ की तरफ से जारी किया गया है। और बात ओबीसी आरक्षण की करेंगे। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर यह है कि ओबीसी आरक्षण के लिए राशन कार्ड आधार बनेगा। राशन कार्ड की गिनती के आधार पर ओबीसी आरक्षण होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सवर्ण आरक्षण के लिए भी राशन कार्ड जरूरी होगा। हेड काउंट के लिए राशन कार्ड का डेटा इस्तेमाल होगा। राशन कार्ड आधार बैंक से लिंक जातिगत डेटा लेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से आपको बता दें लिया गया है। दावा आपत्ति के बाद ऐप से नाम जोड़ा जा सकेगा। जो हेड काउंट करने का ओबीसी का मसला है उसको भी हम लोगों ने राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर
जो कमीशन बना है पटेल कमीशन, उसको सौंपने के संदर्भ में आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड की संख्या है उसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का चूंकि तो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, लेकिन कमजोर तबके के सामान्य वर्ग के लोगों का और पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो हेड काउंट होना है उसके लिए वो सबसे बड़ा आधार वो बनाया जाएगा। ये राज्य सरकार खाली पिछड़े वर्ग के वोट लेने की राजनीति कर रही है। पहले भी इन्होंने किया था और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर में आधार पूछा कि आप बताएं कि किस आधार पर आप ये आरक्षण देना चाहते हैं। अभी तक राज्य सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट के सामने आधार प्रस्तुत कर सकती थी। और मुझे भी लगता है अभी जो फिर ये बात कर रहे हैं या कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये खाली छत्तीसगढ़ की जनता को और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को खाली भुलावे में रखने का काम है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां पर खनिज विभाग की टीम ने दबिश दी। रेत और मुरूम के अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग की टीम ने 20 ट्रैक्टर, 1 हाईवा और 1 जेसीबी मशीन जब्त किया। हसौद, जयपुर और बलौदा थाना क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की कार्रवाई से खनिज माफिया में हड़कंप मचा हुआ है, जो कि जरूरी भी था। जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर खनिज विभाग की दबिश देखी गई है और रेत और मुरूम के अवैध खनन परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खनिज विभाग ने 20 ट्रैक्टर, 1 हाईवा और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया। हसौद, जयपुर और बलौदा थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीजापुर से खबर, जहां पर जवानों से भरी बस नदी में बह गई। उफनती नदी पार करते वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि कोई हताहत की खबर नहीं है, सभी जवान सुरक्षित हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन से डीआरजी के जवान लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एसपी कमल लोचन कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जवानों से भरी बस नदी में बही है और उफनती नदी पार करते समय ये हादसा हुआ। कोई हताहत नहीं, सभी जवान, सभी डीआरजी के जवान सुरक्षित हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन से डीआरजी के जवान लौट रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए हैं बीजापुर से। मुकेश, क्या ताजा जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कोई हताहत नहीं हुआ है, हादसा हुआ कैसे? जवान बीजापुर से ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे मिर्तुर के हुर्रेपाल बेचापाल के जंगलों की तरफ। एंटी नक्सल ऑपरेशन से जब ये जवान वापस लौट रहे थे बस में सवार होकर, मिर्तुर के पास से होकर जो बहने वाली नदी है वो अपने पूरे उफान पर थी जी। और ड्राइवर की एक तरह से लापरवाही देखने को मिली कि ड्राइवर उफनते नदी को पार करने की कोशिश किया और इसी दौरान जो है बस नदी में बह गई। करीब 30 के आसपास जवान बस में सवार थे। हालांकि किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ और डीआरजी के तमाम जो जवान हैं वो सुरक्षित हैं। ये एक अच्छी खबर निकल कर आई है। हालांकि एसपी कमलोचन कश्यप ने हमें बताया कि किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन हाँ ड्राइवर की लापरवाही जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। एक सवाल मुकेश यहाँ पर ये कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि डीआरजी के जवानों के बस को नदी में उतर कर जाना पड़ा? क्या सड़क का अभाव है? क्या ऐसा कोई रूट वहाँ पर नहीं है जो अपने गंतव्य तक ये पहुँच सकते थे? जी देखिए, मिर्तुर से बीजापुर के लिए मात्र एकमात्र सड़क है जिससे होकर ही आप बीजापुर पहुंचते हैं। क्योंकि जिला मुख्यालय जवानों को वापस लौटना था, करीब 2 से 3 दिनों तक ये जवान जंगलों का खाक चान रहे थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर थे। क्योंकि जवानों को वापस आना था, ऐसे में जब नदी उफान पर थी तो ड्राइवर और जवानों को जरूर करना था। नदी का जल स्तर जो है कम होने का इंतजार कर लेना था। तो क्या ये उफनते नदी को ही मुकेश, क्या ये रूट इस तरह के लोग वहां पर कर रहे हैं, अपने वाहन को इस तरह से ही पार कर रहे हैं, इसलिए कोई खौफ नहीं था कि उतार देते हैं पार हो जाएंगे? जी देखिए, लापरवाही तो निश्चित तौर पर देखने को मिली। जब पुलिस के जवान ही इस तरह की लापरवाही करेंगे तो जाहिर तौर पे आम जो लोग हैं वो भी उफनते नदी को पार करने की कोशिश करेंगे, जबकि इसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है कि उफनते नदी नालों को कोई पार ना करे। क्योंकि प्रशासन ने क्या कोई वहां पर बोर्ड नहीं लगाया है कि यहाँ आप इस नदी को पार नहीं कर सकते, ये जोखिम भरा हो सकता है सफर? जी देखिए, इस तरह का बोर्ड अमूमन जिले के तमाम नदी नालों के सामने लगाए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर
उफंती नदी को पार किया जा रहा है और यही गलती डीआरजी के जवानों ने भी की, अपनी बस इसमें उतार दी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी जवान महफूज हैं, लेकिन ये जोखिम भरा सफर है, ऐसा नहीं होना चाहिए।